दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। आज़म खान का सियासी करियर तबाह बर्बाद करने के बाद अब आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोज़र चलाने का आदेश हो चुका है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां किसी यूनिवर्सिटी के बंद होने या तोड़े जाने के बाद जश्न मनाया जाता हो। दोस्तों आपको याद होगा, इससे पहले हिंदू संगठनों ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया था क्योंकि वहां मुस्लिम बच्चे ज़्यादा प्रवेश पा रहे थे, वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। इसके बाद एक और कॉलेज को बंद कराया गया, पटाखे जलाकर जश्न मनाया गया और अब खबर आ रही है कि आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने का हुक्म आ गया है। तो बड़ा सवाल ये, क्या अखिलेश यादव इस विश्वविद्यालय को बचा पाएंगे? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत सरकार के इस आदेश को रद्द करेगी? सरकार के इस आदेश के बाद, सरकार के इस बड़े फैसले पर देश की जनता क्या कह रही है, बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स क्या राय रख रहे हैं? दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पूरा मुद्दा आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं, आखिर आज़म खान के विश्वविद्यालय पर, जिसका नाम जौहर विश्वविद्यालय है, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी है, उस पर आखिर बुलडोज़र क्यों चलने जा रहा है? प्रशासन ने क्या दलील? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन है? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि उन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को। तो यहाँ प्रशासन दलील ये दे रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, इसलिए इस विश्वविद्यालय पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। ज़रूरी ये है कि सरकारें शिक्षा को बढ़ावा दें, यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं, लेकिन सरकार कर क्या रही है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? खबर देखिए, यूपी के 16,000 सरकारी स्कूलों में कहीं एक शिक्षक तो कहीं पूरा स्कूल बंद। यह है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल। तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर कितना काम किया जा रहा है, ये सरकार कितनी शिक्षा हितैषी है, इस खबर को पढ़ने के बाद दोस्तों आसानी से अंदाज़ा लग जाता है। अब सरकार के इस फैसले के बाद लोग किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार के इस फैसले से नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था तब वो इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं है तो गिराने का आदेश पारित किया गया है। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोज़र चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज़्यादातर डीएम ऑफिस का भी पास नहीं होगा, तो क्या उसे भी ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये
किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां नक्शा पास नहीं होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सब समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं होने देंगी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अखिलेश यादव इस पूरे मामले में कोई दखल देंगे? इस समय अखिलेश यादव को कई लोग चैलेंज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तो आपको वोट देता है, आज़म खान मुस्लिम नेता हैं और उनका अपना एक जनाधार था, तो क्या जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह होने से अखिलेश यादव बचाएंगे, या फिर इतना जन समर्थन होने के बावजूद वो ये यूनिवर्सिटी तबाह होते हुए देख पाएंगे? अगर ये यूनिवर्सिटी तबाह हो जाती है तो फिर आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नज़र आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संघी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संघी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज़ होंगे? निंदनीय। यहाँ अखिलेश यादव ने कड़ी निंदा की है और आरएसएस पर हमला बोला। कहा आरएसएस जो कि एक एनजीओ है जो पंजीकृत नहीं है, उसका भवन जो बना हुआ है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या उस पर बुलडोज़र चलेगा? सोशल मीडिया पर एक्टिव एक यूज़र और लिखते हैं कि रामपुर को नवाबों और ज़मींदारों का शहर माना जाता था। आज़म खान साहब ने यहाँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराकर रामपुर को शिक्षा का केंद्र बना दिया। सरकार का कहना है कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ। अगर नियम टूटा है तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून का पैमाना हर जगह एक ही होना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही उतनी ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ लग रहा है बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। क्या 38 इमारतों की कार्रवाई की सुर्खियों के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है? आज़म खान बड़बोले हैं, थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन अहंकारी होने के कारण एक मुसलमान को इतनी बड़ी सज़ा? सोशल मीडिया के एक पत्रकार उमाशंकर लिखते हैं कि स्कूल को बंद कर दो, यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चला दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जारी रखो। इस पूरे मामले पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि सरकारें विश्वविद्यालय बनाकर याद रखी जाती हैं, उन्हें मिटाकर नहीं। शिक्षा के मंदिर को बचाना हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बुलडोज़र अगर विश्वविद्यालय के दरवाजे तक पहुंचने लगे तो ये केवल एक इमारत का सवाल नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति हमारी सोच का भी एक सवाल है। वहीं सोशल मीडिया की एक यूज़र शीतल यादव लिखती हैं कि आज़म खान को सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इससे उनकी यूनिवर्सिटी टूटने से बच जाएगी और वो शायद जेल से भी बाहर आ जाएं। अब उनके पास यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर आज़म खान साहब को ये सब करना होता तो बहुत पहले कर लेते, लेकिन आज़म खान हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं कुछ लोगों ने सरकार को सलाह भी दिया है। एक यूज़र ने लिखा है कि अगर वो अवैध है तो उसे अपने कब्जे में लेकर किसी और काम में इस्तेमाल कर लो, या फिर आज़म खान का मालिकाना हक समाप्त करके सरकारी बिल्डिंग घोषित कर दो। कम से कम कुछ तो काम आएगी ये बिल्डिंग। तो इस भवन को तोड़ने में लाखों रुपए खर्च होंगे, इस भवन को बनाने में भी करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इसे तोड़ने से कितना फ़ायदा होगा, किसका फ़ायदा होगा। तोड़ने से अच्छा तो ये है कि सरकार इन भवनों का सही काम में इस्तेमाल कर ले। कोई सरकारी दफ्तर ही बना दिया जाए, कम से कम बुलडोज़र तो ना चलाया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुलडोज़र चलाना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मामले में आदेश जारी कर चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन अभी तक नहीं हो पाया है। बार बार बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के सीएम को लगातार बुलडोज़र बाबा कह के ग्लोरीफाई किया जाता है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र की कार्रवाई पर एक्शन लेगा, या फिर कोर्ट, जज, अदालतें बुलडोज़र की कार्रवाई का तमाशा देखेंगी? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के इस फैसले पर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।